नमस्कार साथियों, मैं AK खत्री लेक्चरर हिंदी। कैसे हो सब आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब रीट की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय भर्ती मानी जाती है आपकी रीट। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भर्ती तो वो हो गई चतुश्रेणी अधिकारी वाली। अब रीट का एग्ज़ाम एक मतलब ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जिसने भी बीएड कर रखी है ना, अगर वो भाग नहीं ले ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भाग नहीं लेगा तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो रीट एक बड़ा एग्ज़ाम है, और इतना बड़ा एग्ज़ाम मतलब क्वांटिटी के हिसाब से बड़ा एग्ज़ाम है, क्वालिटी के हिसाब से इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। तो रीट में आपका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो उन चीज़ों की हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रीट का पेपर होगा आपका 300 नंबर का। कितने नंबरों का? 300 नंबर का रीट का पेपर होगा, क्योंकि पूरा पता होना चाहिए कितने नंबर का पेपर है कितने का नहीं है। 300 नंबर का पेपर है और 150 आएंगे आपके प्रश्न। क्या आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर, और टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे, ना कि 3 घंटे। क्योंकि अधिकतर एग्जाम में 3 घंटे होते हैं, तो आप ये ना सोच लो कि 3 घंटे हैं। ठीक है। फिर इसमें कौन सा क्या पोर्शन है वो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार जिक्र कर लेता हूँ। तो राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, तो इसमें से आपका क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के? 80 नंबर के। ठीक है। और एक सामान्य ज्ञान है जिसको आप जीके भी कह सकते हो, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये आएगा आपका 50 नंबर का। फिर सब्जेक्ट है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आएगा आपके 120 नंबर का। कितने का? 120 नंबर का। फिर टीचिंग मेथड है। क्या है? टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड है आपके 20 नंबर के। कितने नंबर के? 20 नंबर के। हिंदी के हो तो हिंदी के टीचिंग मेथड आएंगे, SST वालों के SST के टीचिंग मेथड, इंग्लिश वालों के इंग्लिश के। फिर आएगी आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन है ना। फिर ICT में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं बताऊंगा कि मैंने रीट की तैयारी कैसे करी, क्योंकि देखो सिलेबस ब्रॉड है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है ना। तो आपको कैसे एक अलग रणनीति होनी चाहिए, जो सभी कर रहे हैं अगर वो हम करेंगे तो फिर हम सफल कैसे होंगे भाई। मेन लिस्ट में अगर आपको जगह बनानी है तो आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, सबसे अलग हटके। हटके करना जरूरी है, बिना हटके किए फिर फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है साथियों। तो हटके क्या करना है, अगर आपकी जगह में होता या मैंने भी रीट की तैयारी करी थी ना, तो उसमें आपको क्या करना, मैं उस चीज़ की चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखो, ये 20 नंबर की साइकोलॉजी अच्छी करनी है। सीधे 20 नंबर मिल रहे हैं, 20 नंबर की साइकोलॉजी अच्छी करनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फिर टीचिंग मेथड 20 नंबर के हो गए। देखो 20 20 कितने हो गए? 40। टीचिंग मेथड ये छोटे छोटे पोर्शन है, बड़े पोर्शन नहीं है, ये आपको अच्छे करने हैं। फिर ये 50 नंबर का सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, ये आपको अच्छा करना है। ये बड़ा पोर्शन नहीं, छोटा सा पोर्शन है, आपको ऐसे ही लग रहा है। ठीक है। फिर 10 नंबर की आपको ICT वाला कर लेना है। तो ये छोटे छोटे पोर्शन है, तो कितने नंबर हो गए? 100 नंबर। ये हो गए 100 नंबर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे हिसाब से सबका मजबूत ही होता है करीब करीब, और जिसका नहीं भी होता है तो वो सब्जेक्ट मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि भाई जिसका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से मजबूत ही होगा। SST है तो SST मजबूत होगा, हिंदी है तो हिंदी भी मजबूत होगा। तो ये 120 नंबर का ही है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की मैंने बात करी जो हर आदमी के मुट्ठी में होती है, उस चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गए टोटल 220 नंबर, 220 नंबर। ठीक है। ये 220 नंबर अगर आप नॉर्मल सी मेहनत करो, ज़्यादा नहीं, हिसाब की अगर रिवीजन करो, तो 220 में से आप 200 नंबर आराम से ला सकते हो, एकदम आराम से ला सकते हो। ठीक है। बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो आपका सब्जेक्ट है, आपको पता है। टीचिंग मेथड नॉर्मल सा है, 2 2.5 घंटे का टीचिंग मेथड है आपके, ज़्यादा नहीं है। और मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ करवा दूंगा। साइकोलॉजी भी छोटी सी है आपकी, नॉर्मल सी साइकोलॉजी, ज़्यादा हार्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ICT नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। जिनके बाद RSCT की किताब है, वो छोटी सी वाली आती है ना, अगर वो पढ़ लोगे तो ICT वहाँ से कवर हो जाएगी। क्योंकि मैंने पेपर देखे हैं, मैंने दिया भी था पिछला रीट, और उसमें हुआ भी था, लेकिन इधर लेक्चरर में हो गया था, फिर सेकंड ग्रेड वगैरह सब में था, तो मैंने लेक्चरर ज्वाइन किया था। ठीक है साथियों। तो ये 220 में से 200 नंबर आप आराम से ला सकते हो कम मेहनत से। फिर ये 80 नंबर का पोर्शन है, ये 80 नंबर का पोर्शन है, तो इसमें क्या है कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब अगर आप मेहनत नहीं भी करते हो भाई, आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, ऐसे ही जाते हो ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 40 नंबर इसमें से ला सकते हो बिना मेहनत, पूर्व ज्ञान के आधार पर। क्योंकि कभी ना कभी आपने जीके तो पढ़ा ही होगा, ये बात है नहीं आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, तो आपने जीके पढ़ा है, तो 40 नंबर आप ऐसे जोड़ लो इसमें। देखो 240, अगर आप ये 240 नंबर लेके आ रहे हो तो भी आपका क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है। 300 में से 240 बहुत ज़्यादा नंबर है, मैं तो कम ही बताऊंगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। बाकी कट ऑफ रहेगी आपकी कितनी?
220 या 230 के आसपास यही रहनी है। पिछली बार भी इन्हीं के आसपास थी। ये अधिकतम बता रहा हूँ मैं, कम से कम कितनी भी रह सकती है अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आप ऐसे तैयारी करोगे, कुछ अलग हट के तैयारी करोगे, तो आपको बेनिफिट 100% मिलने वाला है। ठीक है साथियों, और जी के पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना है। मैंने एक अलग तरीका बताया है कि छोटी छोटी चीज़ें जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। लोग क्या है, अपनी पूरी ऊर्जा इस पे खर्च करेंगे। आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 20 क्वेश्चन आप पूर्व ज्ञान के आधार पर कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है ना। फिर भी आपको देखना है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने एक अलग रणनीति बताई जो मैंने काम में ली थी, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे ध्यान कम दिया था, क्योंकि ये ठीक था पहले से भी। और इस पे छोटा सा पोर्शन है, इसमें वो अनुसंधान केंद्र हो गए, नॉर्मल सा शैक्षिक परिदृश्य भी इसमें नहीं है शायद, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो उद्योग वाला हो गया, उद्योग की इकाइयाँ कौन सी है, वो वाली चीज़ें हैं। और सब्जेक्ट तो मजबूत होता ही है करीब करीब। फिर टीचिंग मेथड्स ये 2 दिन के हैं। फिर साइकोलॉजी ये 10-15 दिन की साइकोलॉजी, ज़्यादा बड़ी साइकोलॉजी नहीं। हाँ, अगर नए एस्पिरेंट है जिन्होंने अब तैयारी शुरू करी है, तो उनको इसमें महीना भर लग जाएगा। फिर आईसीटी हो गई, तो 240 नंबर ये हो जाते हैं। अगर आप मेहनत और करते हो तो आप ज़्यादा नंबर भी ला सकते हो। ठीक है ना, तो डरने की बात है नहीं। ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करनी है और खुद पे क्या रखना है, भरोसा। मैं हर बार कहता हूँ, ठीक है ना, खुद पे भरोसा अगर नहीं है तो चीज़ें कवर नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिलेबस की। किसकी बात करेंगे हम अब? सिलेबस की। तो सिलेबस करीब करीब आपको पता होगा। तो ये रणनीति अगर आप फॉलो करते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आराम से आप सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे अलग। अगर हम सबसे अलग नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? फिर जो सब पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है ना। तो ज़्यादा, मैं 2 बात हर बार कहता हूँ कि ज़्यादा डर लगे तो सोचना क्या है, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 है, हम सिलेक्शन ले लेंगे। भाई 4 ऑप्शन में से तो कुछ ना कुछ तो सही होंगे ना, ये तो है नहीं कि भाई गलत हो जाएंगे। अपने सामने उत्तर है, पहचानना ही तो है। किसी आदमी को आपने पहले देखा है, वापस दिखा तो आप पहचान जाओगे अगर आप पढ़ोगे। अगर आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप आंसर उसका कर लोगे। ठीक है ना, खुद पे भरोसा रखना है। और ये बड़ा एग्जाम नहीं, छोटा सा एग्जाम है। कैसा एग्जाम है ये? रीट एक छोटा सा एग्जाम है, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। फिर आपको किताबें किताबें क्या करनी है आपको? जो राजस्थान बोर्ड की किताब है ना, वो अनिवार्य रूप से देखनी है। क्योंकि कहा गया है ना कि एक किताब 10 किताब पढ़ने की बजाय 10 किताब पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ो। ठीक है ना, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन खुद अंदर से आना चाहिए। भाई मेरा यही मानना है, अपने माँ बाप का चेहरा सामने रखो। जब भी सोचो उन्होंने भाई आप पे भरोसा किया, पढ़ाई कर रहे हो, तो माँ बाप का चेहरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो। बाहर का मोटिवेशन आप पर घंटा आधा घंटा काम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। मैं तो सबको कहता हूँ, अगर मैं जिसे आप सुन रहे हो, मैं कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन रहता था, दूसरे हाथ में किताबें, तो मैंने ऐसे पढ़ाई करी है। मैं आज इस मुकाम पे हूँ, तो आप आराम से आज मतलब कई चीज़ें कर सकते हो। ठीक है ना। और ऊपर वाले पे भरोसा रखना। कहते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, और क्या कहो, इन मुश्किलों से बड़ा मेरा खुदा है। वो एक सॉन्ग है, तो वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, अच्छी बात है। ठीक है। और आपको आरबीसी की किताबें अनिवार्य रूप से देखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हमेशा ध्यान रखना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो ऐसे हो जाए, तो ऐसे होने वाली बातें नहीं है, क्योंकि लोग अब पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे स्टडी करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है। यूँ नहीं कि आप जो वो देख रहा है, लाइब्रेरी में बैठे हो, इसके पास ये किताब, मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, ऐसा नहीं। अपने कंटेंट पे भरोसा रखना है। अगर कंटेंट पे भरोसा नहीं होगा साथियों, तो फिर नैया पार होने वाली नहीं है। ठीक है ना। कहते हैं ना, सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप पर भरोसा, खुद पर भरोसा, कंटेंट पर भरोसा। ठीक है ना। और पढ़ना सबसे आसान है, पढ़ने का काम आसान है सबसे। ठीक है ना, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं पढ़ने में, आराम से हवा आ रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो आप। ठीक है ना। आपको तरीका बदलना है। तरीका कैसा बदले? जैसे एक चीज में चर्चा करूंगा, अधिकतर पूछते हैं। तो देखो, पढ़ने का तरीका मैं मेरा बता रहा हूँ। मेरा क्या रहता था, जैसे वीकली 7 दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वीकली 7 दिन है। जैसे मैंने आज ये पढ़ा, इसमें से कुछ पढ़ा, मैंने इसमें अंडरलाइन कर ली या हाईलाइट कर लिया, जो भी किया। फिर दूसरे दिन पढ़ा तो मैंने ये अंडरलाइन देखी है। दूसरे दिन पढ़ने से पहले मैंने ये अंडरलाइन देखी है। आपका एक शिक्षण सूत्र है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। पूर्व ज्ञान को आप
सीखते हुए आगे बढ़ोगे, नया ज्ञान लोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। फिर इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ ली और अंडरलाइन कर ली, फिर तीसरे दिन और आए, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन करी, तो तीसरे दिन पढ़ने से पहले इस दूसरे दिन को पढ़ा आपने, इसको भी पढ़ना है, यूँ नहीं इसको नहीं पढ़ना, स्पीड से 10 देखो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। चौथे दिन पढ़ने से पहले इन 3 दिनों का आपको पढ़ना है अंडरलाइन। 5वें दिन पढ़ रहे हो तो ये वापस देखना है एक बार अंडरलाइन वाली, पूरा नहीं अंडरलाइन वाली, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। छठे दिन ये चीज़ें वापस देखनी है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और 7वें दिन आप इन पूरे का रिवीजन कर लो या फिर आराम कर लो। मेरा तो रहता था संडे ऑफ, संडे को एकदम अच्छी सी मूवी शूवी देख देते, ठीक है ना, कोई आराम से, पहले आजकल तो टेलीग्राम का ज़माना है, खूब सारी मिल जाती है, तो वहाँ चीज़ें ये देख लेते थे। बाकी मेरी किताब पढ़ने का तरीका यही था, आपको यही करना है अगर आपके समझ में आए तो, ठीक है ना। वो कहता है ना, तू ना रुक कभी, तू ना झुक कभी, ये जहाँ है तेरे पीछे, तू है आगे अपने, खुद पे भरोसा रख, खुदा पे यकीन रख, तो तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। तो खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सोच रहे हो कि मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो, अगर क्यों नहीं होगा, ये नहीं वाला सवाल जब तक पेपर ना हो जाए तो दिमाग में लाना ही नहीं है। देरी के साथ क्या करनी है, तैयारी करनी है। और एक चीज़ मैं बता दूं, तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको, जैसे आपने 1857 की क्रांति का टॉपिक पढ़ा है, उसको ऐसे पढ़ना है कि इसको जिंदगी में वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कई बार क्या करते हैं बच्चे, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में ये पढ़ लिया, उसके बाद ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसा करते करते आगे चले जाते हैं। फिर क्या होता है, ये भी ढंग से याद नहीं हुआ, कुछ भी याद नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ, कट ऑफ कभी भी 100% नहीं रहती, कट ऑफ कभी भी 100% नहीं रहती, कट ऑफ 70 से ज्यादा रहनी नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो फिर क्यों आप 100% सिलेबस पूरा करने के पीछे पड़े हो। अगर आपका सिलेबस 70% भी हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, वही सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, अगले एग्जाम तक आपका 70% तो कवर होगा। ये तो है नहीं कि भी आपका कवर नहीं होगा। अगला एग्जाम दोगे तो 70% आपकी अच्छी तैयारी होगी ना, तो नेक्स्ट एग्जाम में आप शीट निकाल लोगे। और हमें नेक्स्ट के भरोसे क्यों रहना है, हमें तो इसी में सिलेक्शन लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, धैर्य आपको रखना है, धैर्य के साथ सिलेबस पढ़ना है। कहते हैं ना, ऐसा पढ़ो कि फिर पढ़ने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे और आगे वाले एग्जाम में काम आ जाएंगे। भाई किसी एग्जाम में आपने 50% अच्छी तैयारी करी है, नेक्स्ट वैकेंसी और आ गई, जैसे पिछला अभी फर्स्ट ग्रेड हुआ या सेकंड ग्रेड हुआ, जिन्होंने 50% अगर अच्छी तैयारी कर ली, शानदार, कोई बात नहीं, उनका नहीं हुआ, लेकिन अब वो शुरू करेंगे ना तो 51% से करेंगे, ना कि 50% से। मतलब जितना पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। और पढ़ाई हमेशा किस में करो, टुकड़ों में करो। पढ़ाई हमेशा टुकड़ों में करो। जैसे टुकड़ों में कैसे, मेरा क्या रहता था, मेरा क्या, सबका यही है, आप एक कोई टॉपिक पढ़ोगे, जैसे आप मान लो प्रजामंडल पढ़ रहे हो, प्रजामंडल पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ा, थोड़ी देर बाद में आपको ये टॉपिक बोरिंग लगने लगता है। तो मैं क्या करता था, ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो मैं इसके आगे किसान आंदोलन शुरू कर देता था। किसान आंदोलन थोड़ा बोरिंग लगा तो मैं 1857 की क्रांति शुरू कर देता था, या फिर चित्रकला वगैरह कुछ भी, वो चीजें मैं कर देता था। तो उससे क्या है कि अपना मन इसमें जमा रहता है, आराम से पढ़ाई होती है। क्योंकि आपने स्कूल में देखा होगा, आप तो स्कूल तो गए हो, पढ़ाई तो आपने करी है ना, तो उससे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि स्कूल में पीरियड लगते हैं 30-30 मिनट के, या 35 मिनट या 40 मिनट अधिकतम। तो उसमें क्या अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, बच्चों को आप पढ़ो एक पीरियड में एक ही सब्जेक्ट, भले कितने अच्छा हो, लेकिन वो बोर होने लगते हैं। तो ये जरूरी है, तो आप टॉपिक बदल बदल के पढ़ो। भाई हमें कैसे भी करना है, क्या करके क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है। ये तो है नहीं प्रजामंडल एक दिन में पूरा पढ़ लें, 5 दिन में प्रजामंडल पढ़ो, लेकिन 5वें दिन जब आप उठोगे तो आपको प्रजामंडल अच्छे से याद होगा। किसान पढ़ोगे, किसान आंदोलन, तो यही भी आपको याद होगा। तो टुकड़ों में पढ़ो, ऐसा नहीं प्रजामंडल एक दिन में निपटा दिया, किसान आंदोलन एक दिन में निपटा दिया। मेरा तरीका रहता था, प्रजामंडल को 5-6 दिन पूरा करता, मतलब 6-6, 7-7 टॉपिक में साथ में देखता था, 7 टॉपिक साथ में, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़े थोड़े से क्या है, चीजें पूरी हो जाती। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और ये कौन सी विधि है, खंड विधि है। और खंड विधि सबसे वैज्ञानिक विधि मानी गई है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। टुकड़ों में आप पढ़ो, पढ़ के देखो, फिर पता चलेगा क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ये छोटा सा बदलाव आप करके देखना और आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। मैं सबको कहता हूँ और आपको ही कह रहा हूँ। और अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको निराश नहीं होना है। पहले चीज़ तो, अभी 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ, आप सोच रहे हो मेरा तो 4th ग्रेड में भी नहीं हुआ, तो आगे कैसे होगा, तो ठीक है ना। तो इतना नहीं सोचना है। कहते हैं ना, हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। मान लो 4th ग्रेड में आप फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपको डरना नहीं है। इसमें हारे हो तो कहते हैं ना, हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो आपको बेहतर करना है, कमियों में सुधार करना है, यूं नहीं
बस हो गया तो हो गया, अब इसमें नहीं हो, अब तो अपने पूर्व बलिया सारे आप है ना इकट्ठा कर लो, ऐसा नहीं करना है। तो अच्छे से तैयारी करनी है। अगर पढ़ने बैठ गए हो तो आपको सिलेक्शन लेके ही उठना है, ऐसा नहीं कि बीच में उठ जाओ। बीच में उठ गए तो दुनिया जीने नहीं देगी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, बड़ा सोचो, हमेशा जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि बड़ा सोचना यूं नहीं, इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, बड़ी जगह होगा। ठीक है ना, और कहते हैं ना कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता, कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। अगर आपने करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने बताया, एक तो बुक बताई मैंने 6 तरीके से पढ़नी है, 6 तरीके से मतलब 6 दिन में रिवीजन करना है। ठीक है ना, और टॉपिक को टुकड़ों में पढ़ना है, भले आप इतिहास पढ़ो, कला संस्कृति पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उनको अगर आप टुकड़ों में पढ़ोगे तो आप फिर देखना आपको चीज़ें याद होने लगेगी। ठीक है ना, तो मैं तो सबको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप इतनी बार पढ़ोगे कि जैसे मैं सबको यही कहता हूँ कि मैंने जैसे आपको अभी कह रहा हूँ, आपके घर में मटकी कहाँ रखते हैं, तो मैंने मटकी का नाम लिया ना, आपको मटकी दिख रही है, दिख रही है, मुझे पता है ना घर की मटकी दिखेगी। तो आपने मटकी को कभी याद नहीं किया कि मटकी यहाँ रखी है, मटकी यहाँ रखी है। तो यही चीज़ें पढ़ाई के साथ है, आप चीज़ें बार बार टुकड़ों में देखोगे ना, चीज़ें अपने आप सेट हो जाएगी कि उस कोने में ये लिख रखा था, इस कोने में ये लिख रखा था। तो ये चीज़ें रटने से नहीं, बार बार पढ़ने से आती है, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। क्या है, रिवीजन ही डिवीजन है। और गाइड है वाइड है मत पढ़ना, क्योंकि गाइड हमेशा क्या करती है, मिस गाइड करती है। गाइड वाइड नहीं पढ़नी है, गाइड क्या करती है, मिस गाइड करनी है, मिस गाइड करती है। आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। रीड के लिए आप स्कूल की बुक्स जो पुराने चलते थे ना 2019-20 में, वो किताबें एकदम फुल है, बहुत ज़्यादा गया वो, अच्छा कंटेंट है, शानदार है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, लोगों ने करवा रखी है। ठीक है ना, और अब हम बात कर ले थोड़ी सिलेबस की ओर। तो सिलेबस की हमने बात वैसे तो कर ली करीब करीब, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि क्या मामला है सिलेबस का। तो 80 नंबर का ये आपका भूगोल आता है, इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें भूगोल के लिए देखो एक इसका विजय शिया की किताब भी आई है, ठीक है, वो देख सकते हो, नहीं तो बाकी आपका भूगोल स्कूल वाली किताबों से हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। शर्त एक है, आपको साथ में इको सर्वे देखना पड़ेगा, इको सर्वे, क्योंकि लेटेस्ट डेटा इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और इसके बाद में ये भूगोल करीब करीब हो गया। इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की किताब देख लेना, मैं कह रहा हूँ 99% इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे बाहर रीट में क्वेश्चन पूछने की एग्जामिनर की औकात नहीं है। ठीक है ना, यहीं से पूछेंगे, यहीं से काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आप, इतिहास हो गया, फिर राजस्थानी भाषा ये भी उसमें दे रखा है। अगर ये अलग से देखना आपको तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हुकुमचंद जैन वाली बुक आती है, उसके लास्ट पेज पे ये इनकी अच्छी रचनाएं देख रखी है, लास्ट पेज है 10-15 पेज है। हुकुमचंद जैन, कौन सी, हुकुमचंद जैन, हुकुमचंद जैन, इनसे आप ये चीज़ें देख सकते हो। बिल गेट्स ने कहा था अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। क्या, अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। एकाग्रता यानी वो क्या कहते हैं, कंसिस्टेंस, ऐसा ही कुछ वर्ड है, मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है। तो मतलब एकाग्रता बहुत ज़्यादा जरूरी, यूँ नहीं आप पढ़ आ रहे हो, घर की याद आ रही है, घर में वो चल रहा है, उधर ये चल रहा है, उसका मैसेज नहीं आया, ये चीज़ें नहीं होनी है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। हम अभी क्या कर रहे हैं, अगर हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर जो आने वाला टाइम होगा तो अपना सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो हमेशा भविष्य किस पर, वर्तमान पर निर्भर करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है साथियों, और हम आगे देख लेते हैं ये शैक्षिक परिदृश्य। देखो शैक्षिक परिदृश्य कौन, अच्छा सामान्य ज्ञान, ये नॉर्मल सी है, आप इनको है ना उसी सिलेबस में जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वहाँ इनको सेट कर सकते हो, प्रत्येक चिन्ह अलग हो गए कहीं सेट कर लो, अनुसंधान केंद्र को वहाँ लगा लो, उद्योग को वहाँ लगा लो, प्रमुख खिलाड़ी को करंट से जोड़ दो, क्योंकि ये करंट से जोड़ के क्वेश्चन आएगा। धार्मिक स्थल को आप लोक देवताओं में जोड़ दो। ठीक है, और प्रसिद्ध नगर एवं स्थल है, इनको भी आप वहाँ जोड़ सकते हो लोक देवता वाले में, क्योंकि उनसे जुड़े हैं, या इतिहास में जोड़ दो। तो इन टॉपिकों को आपको वहीं आसपास सेट कर देना है। फिर शिक्षण अधिगम के नवाचार, इसमें जो कोरोना में 4-5 योजनाएं आई थी वो योजना ध्यान में रखनी है। और अभी कौन सी गार्गी पुरस्कार है, अलग अलग पुरस्कार हैं, वो पुरस्कार आपको पढ़ना है। और एसएमसी वगैरह नॉर्मल है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखनी नॉर्मल सी, ज़्यादा नहीं है। फिर आरटी वगैरह ये देखनी है, नॉर्मल सी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं। ये पोर्शन मैं करवा दूंगा आपको यूट्यूब पे एक क्लास में, बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है, आराम से आप उनसे कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा साथियों। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, अच्छे से क्या करनी है, तैयारी करनी है आपको। फिर आगे देखो, ये करंट अफेयर सिर्फ आपको राजस्थान का है, कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स में एक वॉल्यूम सीरीज की राजस्थान क्रोनोलॉजी, वॉल्यूम 45-44 चल रहा है अभी, हर 3 महीने की एक किताब आती है, 3 माह में एक किताब आती है राजस्थान क्रोनोलॉजी करके, राजस्थान
क्रोनोलॉजी, ये किताब आप ले आना और इससे आपका करीब-करीब कंटेंट कवर हो ही जाएगा, ठीक है? संबंधित विषय जैसे हिंदी है तो हिंदी वालों के लिए है 120 की है, ये तो आपको पता ही है। इंग्लिश वालों के लिए 120, संस्कृत वालों का यह है, सिंधी का ये हो गया, पंजाबी का ये हो गया, उर्दू का हो गया, फिर गणित और विज्ञान का हो गया, सामाजिक विज्ञान का हो गया। देखो स्कूल वाली किताबें अच्छी किताबें, सामाजिक वालों सुन लेना, स्कूल की किताबें अच्छी है, बार-बार कह रहा हूँ काम आएगी आपकी। फिर शिक्षण विधियाँ 20 नंबर की हर सब्जेक्ट की, तो शिक्षण विधियों से आपको शुरुआत करनी है, आराम से 2 दिन का टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आराम से आप इन्हें कवर कर सकते हो। फिर इंग्लिश, पंजाबी इन सब की शिक्षण विधियाँ आ गई, फिर गणित की शिक्षण विधियाँ आ गई, फिर 20 नंबर का मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान नॉर्मल से आप स्कूल वाली किताब देख लो या फिर वंदना जादौन के किसी का नोट्स हो तो वो नोट्स अच्छे हैं, आप पढ़ सकते हो। वंदना जादौन मैं सजेस्ट करूँगा, वंदना जादौन। अच्छा नोट्स हैं इनके और सबसे पुरानी मैडम यही है जो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो इनसे ही पढ़ना आपको, बाकी मार्केट में खूब है आजकल तो, बाकी इधर-उधर से नहीं देखना, आराम से हो जाएगा। फिर आईसीटी, आरसीईटी वाली किताब आती है, पुरानी किताब, या कक्षा 9 की है किताब वो देख लो, या आरएससीआईटी की एक छोटी-सी किताब आती है, उसमें से ये क्वेश्चन आपको मिल जाना है। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने सिलेबस पे बात करी है, तो आपको अच्छे से इस पे फोकस करके तैयारी करनी है कि ठीक है ना? कपड़े सस्ते पहन लेना, खाना थोड़ा कम खा लेना, लेकिन पढ़ाई में कटौती मत करना। डेली आपको 5-6 घंटे, 5-6 घंटे डेली आपको देने हैं पूर्ण एकाग्रता के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था ना बिल गेट्स ने कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। एकाग्रता के बिना सिलेक्शन नहीं होना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेफिक्र होके। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो मेरा चैनल है @AK जोधपुर, AK जोधपुर, ये ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली क्वेश्चन डाल रहे हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हो। और इसके अलावा और भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।